दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सांची के स्तूप के बारे में। सांची के स्तूप के रहस्य के बारे में जानेंगे, सांची के स्तूप के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सांची का स्तूप किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि सांची के स्तूप को पहले से ही भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक के रूप में चिन्हित किया जा चुका है। सांची स्तूप एक छोटे से गांव में है जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर है। सांची रायसेन जिले में पड़ता है, जो ऐतिहासिक नगरी विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सांची का स्तूप एक विशाल अर्ध परिधि गुंबद के आकार के एक कक्ष के रूप में बना हुआ है, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को शांतिपूर्ण वातावरण में रखा गया है। सांची के स्तूप दूर से देखने में भले ही मामूली अर्ध गोलाकार संरचनाएं लगे, लेकिन इसकी भव्यता और विशेषता और बारीकियों का पता सांची आकर देखने पर ही लगता है। इसलिए देश विदेश से बड़ी संख्या में बहुत से पर्यटक इस बेमिसाल संरचना को देखने चले आते हैं। सम्राट अशोक की पत्नी देवी का जन्म सांची में हुआ था और सम्राट अशोक और उनकी पत्नी का विवाह भी सांची में हुआ था। शायद यही कारण है कि सम्राट अशोक ने सांची को स्तूप निर्माण के लिए प्रमुख स्थान के रूप में चुना। सांची के स्तूप का निर्माण कई काल खंडों में हुआ है, जिसे ईसा पूर्व में 3री सदी से 12वीं सदी के मध्य में माना गया है। ईसा पूर्व 483 में जब गौतम बुद्ध ने अपना देह त्याग किया तो उनके शरीर के अवशेषों पर अधिकार जमाने के लिए अनुयायी राजा आपस में लड़ने झगड़ने लगे थे, और अंत में एक बौद्ध संत ने समझा बुझाकर उनके शरीर के अवशेषों के हिस्सों को वितरित कर दिया और समाधान किया। इन्हें लेकर शुरुआत में 8 स्तूप का निर्माण हुआ और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार स्तूपों को प्रतीक मानकर होने लगा। बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में मौर्य काल के महान राजा अशोक का सबसे बड़ा योगदान रहा है। बुद्ध का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक सुनियोजित योजना के तहत काम किया। उन्होंने पुराने स्तूपों को खुदवा कर उनसे मिले अवशेषों को 84 भाग किए और अपने राज्य के निकटवर्ती देशों में भेजकर बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया। इन स्तूपों को स्थायी संरचना में बदला ताकि ये लंबे समय तक बने रहें। सम्राट अशोक ने जिन स्थानों पर बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया, उनमें सांची सबसे प्रमुख था। तब तक ये बौद्ध शिक्षा के केंद्रों के रूप में विकसित हो चुका था। सांची का उस दौर में कितना महत्व रहा होगा, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका में धर्म प्रचार से पूर्व यहाँ मठ में रहा करते थे। यहाँ पर उनकी माता का भी कक्ष था। हर धर्म की भांति बौद्ध काल संरचनाओं को उनकी मान्यताओं के अनुसार बनाया गया, और इन संरचनाओं में धर्म के स्तूप एक नया विचार था। स्तूप शब्द संस्कृत और पाली से निकला माना जाता है, जिसका अर्थ होता है ढेर। आरंभ में केंद्रीय भाग में महात्मा बुद्ध के अवशेष रखकर उसके ऊपर मिट्टी और पत्थर डालकर इनको गोलाकार रूप दिया गया था। इनमें पत्थरों की ऐसी चिनाई की गई ताकि खुले में इन स्तूपों पर मौसम का कोई प्रभाव न हो सके। स्तूपों में मंदिर की भांति कोई गर्भगृह नहीं होता है। सांची में बौद्ध वास्तुशिल्प की बेहतरीन कृतियां हैं, जिनमें स्तूप, तोरण, स्तंभ आदि शामिल हैं। इनमें पहला स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, और आसपास यहाँ पर 2 अन्य छोटे स्तूप भी हैं, जिनमें उनके शुरुआती शिष्यों के अवशेष रखे गए हैं। सबसे बड़े स्तूप को महास्तूप कहते हैं। इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बनवाया था। इस स्तूप का व्यास लगभग 40 मीटर और ऊंचाई 16.5 मीटर है। इन तीनों स्तूपों को विश्व की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाएं माना जाता है। सांची का प्रवेश द्वार आंखों को चौंका देने वाली वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। सांची के स्तूप अपने 4 नक्शेदार प्रवेश द्वार के लिए जाना जाता है। हर द्वार में बुद्ध के जीवन से ली गई घटनाओं और उनके पिछले जन्म की बातों का चित्रण है। इन द्वारों के पत्थर पर बौद्ध कथाओं को दर्शाया गया है। माना जाता है कि ये प्रवेश द्वार 11वीं सदी के बने हैं। पत्थर से बनी तोरणों में महात्मा बुद्ध के जीवन की झांकी व जातक प्रसंगों को उकेरा गया है। ये काम इतनी बारीकी से किया गया है कि मानो कारीगरों ने कलम से इन्हें गढ़ा हो।
इस स्तूप के दक्षिण तोरण के सामने अशोक स्तंभ स्थापित है, जिसका पत्थर भी आसपास कहीं नहीं मिलता है। माना जाता है कि 50 टन वजनी इस स्तंभ को सैकड़ों कोस दूर चुनार से यहाँ लाकर स्थापित किया गया है। यहाँ पर एक मंदिर के अवशेष भी हैं, जिसे गुप्त काल में निर्मित माना गया है। सांची के स्तूप के समीप एक बौद्ध मठ के भी अवशेष हैं, जहां बौद्ध भिक्षु के आवास हुआ करते थे। यहाँ पत्थर का एक विशाल कटोरा है, जिसमें भिक्षुओं को अन्न बांटा जाता था। इसके अलावा यहाँ पर अन्य स्तूपों का भी निर्माण कराया गया था। सांची में इन स्तूपों का चलन लंबे समय तक चला। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी और शुंग राजवंश का गठन किया। माना जाता है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग राजवंश के शासनकाल के दौरान स्तूप को ध्वस्त कर दिया गया था। उनके पुत्र अग्निमित्र ने बाद में इसका पुनर्निर्माण कराया। सांची की कीर्ति तो राजपूत काल तक बनी रही, लेकिन पहले तुर्क के आक्रमण और बाद में मुगलों की सत्ता की स्थापना के बाद ये घटने लगी और औरंगजेब के काल में बौद्धों की सांची गुमनामी में खो गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बहुत से इतिहासकारों ने धन संपदा के अंदेशे से इनकी खुदाई की, जिससे इन स्तूपों की संरचना को काफी नुकसान हुआ। बाद में पुरातत्व विभाग ने इनका पुनर्निर्माण करवाया। चारों ओर घनी झाड़ियों के बीच सांची के सारे निर्माणों का पता लगाना और उनको मूल आकार देना बेहद कठिन था, लेकिन उन्होंने बखूबी से उसकी पुरानी कीर्ति को कुछ हद तक लौटाने में मदद की। 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल होने के बाद इसकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ने लगी। बौद्ध धर्म का केंद्र होने की वजह से यहाँ पर देश और विदेश पर्यटकों का जमावड़ा लगने लगा। यहाँ की भव्यता देखने के लिए प्रतिदिन यहाँ पर हजारों पर्यटक आते हैं, जिनमें विदेशी सैलानियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इस सारे परिसर के प्रबंधन और संरक्षण का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। सांची के इन स्मारकों की भव्यता पर्यटकों को तो भाती ही है, साथ में यहाँ का शांत वातावरण हर आने वाले को महात्मा बुद्ध के शांति के संदेश को भी समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी सांची घूम कर आ चुके हैं तो इस वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।